हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक दिखाया गया है हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम, जो आपका ऑब्स्टेट्रिक सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। यानी कि आप लोग ओबीजी बीएससी नर्सिंग 4th ईयर में जो पढ़ते हैं और जीएनएम 3rd ईयर में जो ओबीजी नर्सिंग पढ़ते हैं, उसी का एक टॉपिक को लिया है। कई स्टूडेंट का कमेंट्स आया था कि सर हम लोगों को हिंदी में या फिर उर्दू में जो हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम का वीडियो है वो दिया जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम है उसके बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले हेडिंग को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हेडिंग में पहला दिया गया है इंट्रोडक्शन, दूसरा है आपका डेफिनेशन, तीसरा है आपका इंसिडेंस और चौथा है आपका इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइंस एंड सिम्टम्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसे हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं किसी भी डिजीज को जानने के लिए, कंफर्म करने के लिए। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मैनेजमेंट। इतने सारे चीज़ों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को जो दिया गया है इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप लोगों को जानना है मीनिंग। हाइपर जो लिखा हुआ है, हाइपर का मीनिंग होता है आपका एक्सेसिव। हाइपर का मीनिंग क्या होता है? एक्सेसिव, यानी कि एक्सेसिव को ही हाइपर कहा जाता है मेडिकल टर्म में। उसके बाद जो एमेसिस दिया गया है, एमेसिस का मीनिंग हो जाता है आपका वोमिटिंग, यानी कि वोमिटिंग को ही एमेसिस कहा जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे बहुत सारा एंटी एमेटिक्स मेडिसिन होता है, जैसे कि एमसेट होता है, तो ये सब क्या होता है? एंटी एमेटिक्स होता है, यानी कि एमेसिस के अगेंस्ट में काम करने वाला मेडिसिन होता है, उसी को एंटी एमेटिक्स कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रेविड्रम दिखाया गया है, ग्रेविड्रम का मीनिंग हो जाएगा आपका प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी अवस्था को ही आपका ग्रेविड्रम या ग्राविडा कहा जाता है। अब यहाँ पे जो ग्रेविड्रम लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को कहीं पे मिलता है ग्रेविडा अगर लिखा हुआ मिलता है तो भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रेविडा का मतलब भी होता है ड्यूरिंग जो प्रेगनेंसी का जो अवस्था होता है उसी को ग्रेविडा कहा जाता है। ग्रेविडा के अलावा आप लोगों को आगे जाके मिलेगा पैरा या पैराइटी। ग्रेविडा जैसे कि होता है आपका प्राइमी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा या फिर आपका नल्ली ग्रेविडा। ये सब डिस्कस हम लोग करेंगे जो आपका टर्मिनोलॉजी का क्लासेस है उसमें। टर्मिनोलॉजी का क्लासेस अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोडक्शन में लिखना है कि हाइपरिमेसिस क्या होता है। तो हाइपरिमेसिस आप लोग यहाँ मीनिंग में देख लिए कि एक्सेसिव वोमिटिंग को ही आपका हाइपरिमेसिस कहा जाता है, जो आपका प्रेगनेंसी की अवस्था में होता है। तो वो क्या होता है? कॉमनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का फर्स्ट वीक में ज्यादा शो करता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं। जो प्रेगनेंसी होता है वो होता है आपका 9 मंथ 10 डेज का, यानी कि 9 महीना 10 दिन का होता है। उसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर और तीसरा होता है आपका 3rd ट्राइमेस्टर। तो जो पहला ट्राइमेस्टर होता है उसमें कॉमन होता है आपका मॉर्निंग सिकनेस हो सकता है या फिर वोमिटिंग नोसिया फील हो सकता है, उसी को आपका क्या कहा जाता है? यहाँ पे कहा गया है कॉमन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मॉर्निंग सिकनेस, नोसिया, वोमिटिंग ये सब कॉमन होता है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि अगर किसी भी महिला को मल्टीपल प्रेगनेंसी है, यानी कि किसी भी महिला के गर्भ में 2 या 2 से भी अधिक जो बच्चा होता है, जैसे कि ट्विंस आप लोग सुने हैं, ट्विंस बच्चा है, तो उस कंडीशन में भी कॉमन होता है क्या आपका मॉर्निंग सिकनेस, वोमिटिंग, नोसिया, यानी कि ये जो हाइपरिमेसिस है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होना कॉमन होता है, नॉर्मली होता है। उसके बाद जो यहाँ पे दिखाया गया है मोलर प्रेगनेंसी। अब मोलर प्रेगनेंसी क्या होता है? तो मोलर प्रेगनेंसी एक तरह का ट्यूमर होता है जो आपका प्लासेंटा जो होता है, प्लासेंटा में एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रोथ होता है जो ट्यूमर का रूप लेता है और उसी को आपका मोलर प्रेगनेंसी कहा जाता है। उस कंडीशन में भी आपका जो HCG है, HCG का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, जिसके वजह से आपका मॉर्निंग सिकनेस, नोसिया, वोमिटिंग होने की संभावना बढ़ जाता है, वो भी कॉमन होता है। उसे भी हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम कहा जा सकता है, यानी कि जो मोलर प्रेगनेंसी होता है उस अवस्था में हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम होना संभव है, वो नॉर्मल होता है। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया गया है डेफिनेशन। पहला तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आप लोगों का खत्म हो गया, अब आप लोगों को पढ़ना है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशन लिखा है, इस दोनों में से कोई भी एक आप लोग जो आप लोगों को इजी लगे उसे याद रखना है और उसी को आपको लिखना है एग्जाम में। तो पहला यहाँ पे दिया गया है, सीवियर टाइप ऑफ नोसिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड
हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम, यानी कि जो सीवियर टाइप ऑफ नोसिया और वोमिटिंग होता है प्रेगनेंसी अवस्था में, उसी को ही आपका हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा गया है, इट इज डिफाइंड एज ए सीवियर वोमिटिंग विच हैज गॉट डेलेटेरियस इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ मदर एंड हर डेली एक्टिविटीज। यानी कि यहाँ पे जो डेलेटेरियस वर्ड लिखा गया है, ये इसका मीनिंग अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो लिख लेना है आप लोगों को। इसका मीनिंग होता है आपका हार्मफुल इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे जो डेलेटेरियस इफेक्ट लिखे हैं इसके जगह पे आप लोग हार्मफुल इफेक्ट लिख सकते हैं। जो मदर के शरीर में हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है किसके कारण, तो जो हाइपर इमेसिस होता है उसके कारण। अगर हाइपर इमेसिस जो होता है यानी कि वोमिटिंग जो होता है वो सीवियर कंडीशन में अगर आ जाए तो मदर का जो बॉडी होता है उसमें इफेक्ट पड़ेगा, हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा, जिसके वजह से और भी कई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जिसे मैं आगे जाके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये दोनों डेफिनेशन आप लोग लिख लिए। उसके बाद आप लोगों को देखना होगा इंसिडेंस। अब इंसिडेंस क्या है, तो देखिए यहाँ पे इंसिडेंस में मैंने लिखा है कि एक या फिर एक से भी कम, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और लेस देन 1, यानी कि एक या एक से भी कम 1000 प्रेगनेंसी महिला में ये जो हाइपर इमेसिस होता है वो कॉज करता है। 1000 में से एक महिला या फिर एक से भी कम महिला को आपका हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम होता है आज के ज़माने में। पहले इससे ज़्यादा हुआ करता था लेकिन आजकल बहुत कम होता है, 1000 में एक या फिर इससे भी कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि आजकल जो होता है महिलाएं एजुकेटेड हो रहा है। इसके अलावा जो आपका हेल्थ सर्विसेज है ये हर घर घर तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से जो देहाती इलाका में भी लोग हैं वो लोग भी जागरूक हो रहा है और उन लोगों को भी सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट मिल रहा है, जिसकी वजह से जो हाइपर ग्रेविड्रम का स्तर है वो धीरे धीरे कमते कमते यहाँ तक पहुँच गया है कि 1000 में सिर्फ एक ही महिलाओं को होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कॉजेज। इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेज, तो इटियोलॉजी या कॉजेज में आप लोगों को यहाँ पे पहला दिखाया गया है हार्मोनल कॉज। अब हार्मोनल कॉज में 2 हार्मोन इफेक्ट करता है। पहला है यहाँ पे जो दिखाया गया है HCG। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को दूसरा दिखाया गया है प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों हार्मोन के इफेक्ट से क्या हो सकता है, हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम हो सकता है और होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, तो देखिए HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है वो आपका ट्रोफोप्लास्ट जो टिश्यू होता है वहां से रिलीज होता है। अब ट्रोफोप्लास्ट क्या होता है, तो ट्रोफोप्लास्ट आगे चल के क्या बनाता है, प्लासेंटा बनाता है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि HCG जो हार्मोन होता है वो आपका प्लासेंटा से रिलीज होता है। अब प्लासेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन का लेवल अगर ब्लड में बढ़ जाता है तो उसी कंडीशन में क्या हो सकता है, हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम होता है। अब यहाँ पे जो रहा HCG का जो लेवल होता है वो ब्लड में क्यों बढ़ता है और बढ़ने का कारण क्या है, तो बढ़ने के कारण कई हो सकता है। पहले तो हमने बताया आपको कि अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो तो बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे जो बताया मोलर प्रेगनेंसी अगर होता है तो उस कंडीशन में भी HCG का जो लेवल होता है वो अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम हो सकता है। जो नॉर्मल होता है फर्स्ट वीक में, यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का फर्स्ट वीक में ये नॉर्मल होता है, कॉमन होता है, सबको होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टेज में जाते हैं तो ये खत्म हो जाता है। अगर ये नहीं खत्म हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब आपको सीवियर क्या हो रहा है, वोमिटिंग नोसिया हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो मदर और बेबी दोनों के हेल्थ में इफेक्ट पड़ेगा, दोनों का हेल्थ क्या होगा, खराब होगा। अब आगे यहाँ पे जो आप लोगों को बताया गया है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस तरह से इफेक्ट करता है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ही आपका प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। अब प्रेगनेंसी हार्मोन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वही आपका प्रेगनेंसी को क्या करता है, मॉनिटर करता है, प्रेगनेंसी को क्या करता है, देखभाल करता है। आपका प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने का काम आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, कैसे रिलीज होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पहले तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है और उसके बाद जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो आपका जो प्लासेंटा होता है वहां से भी रिलीज होता है। इसके बारे में डिटेल्स जानना है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया गया है जिससे आपको प्लासेंटा के बारे में डिटेल्स में बताया गया है, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा।
अब यहाँ पे आप लोगों को दूसरा कॉजेज में बताया गया है साइकोजेनिक कॉजेज। साइकोजेनिक कॉजेज क्या है? साइकोजेनिक का मतलब होता है आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, आपका नर्व से रिलेटेड कॉज। तो साइकोजेनिक कॉज हो गया आपका न्यूरोटिक कॉज, यानी कि आपका माइंड में, जैसे अब मैंने बताया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के फर्स्ट वीक में मॉर्निंग सिकनेस, नोसिया, वोमिटिंग, ये सब कॉमन होता है। लेकिन मॉर्निंग सिकनेस और नोसिया वोमिटिंग जब आपको होता है तो नोसिया को अगर आप कहेंगे कि मुझे बार बार नोसिया हो रहा है, इस बात को अगर आप रिपीट करते रहेंगे आपका दिमाग में, ब्रेन में कि जी मुझे नोसिया हो रहा है, तो इसी से आपका रिपीटेशन से क्या होगा कि आपका हैबिट बन जाएगा, आपका ब्रेन में एक तरह का एक मैसेज आएगा कि आपको वोमिटिंग हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकता है, तो इससे आपका वोमिटिंग होने की चांसेस और भी बढ़ जाता है। तो इस तरह का साइकोजेनिक कॉजेज होता है, इसके कारण भी कई महिलाएं जो हाइपरइमेसिस ग्रेविडियम है इससे ग्रसित हो जाता है इसके कारण। तो आप लोगों को इससे बचना है। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होता भी है, नोसिया फील होता है या वोमिटिंग कई बार होता है, तो आपको ब्रेन में नहीं बिठाना है कि आपको वोमिटिंग होता है, आपको नोसिया होता है, बार बार आपको वोमिटिंग होता है, इस बात को ब्रेन में नहीं बिठाना है, आपको भूल जाना है। आपको आपका जो माइंड होता है उसे डाइवर्ट करना है। इसके लिए चाहे आपको कहीं घूमने जाना हो या कहीं बाहर जाना हो घर से तो जा सकते हैं, लेकिन आपका माइंड को डाइवर्ट करना है इससे बचने के लिए। तो साइकोजेनिक कॉजेज है, इससे आप बच जाओगे। उसके अलावा जो एंटीएमेटिक्स मेडिसिन होता है वो चाहे तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो कॉजेज दिखाया गया तीसरे नंबर में, डिक्रीज गैस्ट्रिक मोर्टालिटी, यानी कि जो गैस्ट्रिक मोर्टालिटी होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि गैस्ट्रिक मोर्टालिटी क्या होता है, तो इससे पहले कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसी को आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है, यानी कि गैस्ट्रो यहाँ पे बताया गया है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का मोर्टालिटी को ही बताया गया है। अब आपका गैस्ट्रो यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मोर्टालिटी होता है, जो मूवमेंट होता है, वो जैसे कम होगा तो कम होने के कारण क्या क्या हो सकता है? कम होने के कारण कई कारण हो सकता है, यानी कई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसके कारण से आपको नोसिया या वोमिटिंग होगा। जैसे आपका इसोफेजियल क्या होता है, स्फिंक्टर होता है, जो आपका अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जिसे आपका कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा जाता है, वो क्या हो जाएगा, मोर्टालिटी लो होने की वजह से, मोर्टालिटी या मूवमेंट लो होने की वजह से वो क्या होगा, प्रॉपर रूप से क्लोज नहीं होगा, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है यानी कि आपका पेट में जैसे स्टोमक कहा जाता है, वहाँ पे जो भी खाना आप खाए हैं वो स्टोर होता है, वो क्या होगा, बाहर आपका इसोफेगस से होता हुआ बाहर की ओर मूव करेगा। तो जैसे ये मूव करेगा तो जाहिर सी बात है आपको वोमिटिंग होगा। तो इसी कारण से आपका वोमिटिंग होने की संभावना बढ़ जाता है अगर आपका गैस्ट्रिक मोर्टालिटी कम होता है। तो गैस्ट्रिक मोर्टालिटी कम होने का कारण भी क्या है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाना। अगर आपका ब्लड में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो गैस्ट्रिक का जो मोर्टालिटी है या मूवमेंट है वो कम हो जाएगा, जिससे आप लोगों को मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कई बार पढ़ा चुका हूं, जिसे कहा जाता है आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है वो लो हो जाता है अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल अत्यधिक बढ़ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे चौथा नंबर में आप लोगों को दिखाया गया है कॉजेज में डाइटिक डेफिशिएंसी, यानी कि डाइट के कम होने की वजह से भी आपको हाइपरइमेसिस ग्रेविडियम हो सकता है। अब यहाँ पे डाइटिक डेफिशिएंसी क्या है, तो आप लोग जानते हैं डाइट का मतलब होगा कि आप जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसे डाइट कहा जाता है। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो या फैट ले रहे हो या फिर मिनरल्स या विटामिन्स ले रहे हो, ये सब क्या होगा, आपका डाइट होगा। लेकिन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स ये सब अगर आप कम लेते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका जो वोमिटिंग का संभावना है वो अत्यधिक बढ़ जाता है, यानी कि हाइपरइमेसिस ग्रेविडियम का जो संभावना है वो बढ़ जाता है। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर आपको फूड खाना होगा। अगर आपको वोमिटिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में तो आप खाना नहीं खा सकते हो, क्योंकि अगर खाना खाओगे तो आपको फिर से वोमिटिंग होगा या फिर उल्टी होगा, जिसके थ्रू आपका खाना पेट से बाहर आ जाता है। तो उस कंडीशन में आप खाना भी नहीं खा पाते हो। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको फ्लूइड के रूप में, NS के रूप में, IV के थ्रू आपको क्या लेना है, जो न्यूट्रिशन होता है वो आपको लेना होगा, जो आपको आगे चल के जो मैनेजमेंट है, जो ट्रीटमेंट है, वहाँ पे मैं आप लोगों को डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों को दिखाया गया है साइंस एंड सिम्टम्स, यानी कि क्या क्या लक्षण दिखाई देगा अगर किसी को हाइपरइमेसिस ग्रेविडियम हुआ है, तो किस लक्षण से आप पता कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है ओलिगोयूरिया।
आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को बार बार वोमिटिंग होता है तो वोमिटिंग होने के वजह से जो फ्लूइड होता है बॉडी में वो लॉस होगा, यानी कि गैस्ट्रिक कंटेंट के साथ कई तरह का जो फ्लूइड होता है वो बाहर आएगा। उसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो भी इम्बैलेंस होगा, तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेट होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका बॉडी में जो पानी का मात्रा होता है वो कम हो जाता है। अब पानी का मात्रा कम होने से क्या होगा, आपका किडनी क्या करता है, ब्लड में जो पानी होता है उसको फिल्ट्रेट करता है। अगर पानी ही आपका ब्लड में कम हो जाएगा तो किडनी क्या करेगा, फिल्ट्रेट जो करेगा, जो फिल्ट्रेट वेस्ट बचेगा वो बहुत ही कम होगा। यानी कि यूरिन का जो आउटपुट होता है, दिन में अगर आप नॉर्मली 1200 से 1500 ml पेशाब करते थे, वो उसका मात्रा कम होके बहुत ही कम बच जाएगा। तो लेस अमाउंट ऑफ यूरिन का आउटपुट हो जाएगा, यानी कि यूरिन का आउटपुट बहुत ही कम हो जाएगा। उस कंडीशन को कहा जाता है आपका ऑलिग यूरिया। तो ये एक सिम्टम्स है। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा, तो आपका बॉडी में पानी कम होने की वजह से आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो भी आप लोग खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, उसका यूज होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है वो आपका पैखाना के रूप में, लैट्रिन के रूप में आप लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं। लेकिन पानी का मात्रा कम होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, जिसके वजह से, यानी कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि गैस्ट्रिक जो मोटालिटी है वो कम होगा, जिसके वजह से उसका मूवमेंट भी स्लो हो जाएगा, जिसके वजह से उसका पानी जो भी होगा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन का कंडीशन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जॉन्डिस हो सकता है। अब जॉन्डिस एक सिम्टम्स है। जॉन्डिस का मतलब आप लोग जानते हैं, बॉडी का जो नेल बेड है, यानी कि जो हाथ का नेल बेड है, नेल है, ये येलोइश हो जाएगा। क्यों होगा, तो बॉडी में आपका जो लिवर है उसका फंक्शंस प्रॉपर रूप से नहीं होगा, जिस वजह से बिलिरुबिन या बिलिवर्डिन जो होता है उसका मात्रा ब्लड में आपका बढ़ जाएगा, जिसके वजह से आपका आंखों का जो वाइटिस पार्ट है वो भी आपका येलोइश हो जाएगा। इस तरह का आपका साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा हाइपरइमेसिस ग्रेविड्राम पेशेंट में। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है डिहाइड्रेशन होगा, इससे पहले ही मैं बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है टेकिकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा। अब हार्ट रेट बढ़ने का कारण यही है कि आपका ब्लड में जब पानी का मात्रा कम होगा तो ब्लड क्या होगा, थक्का बन जाएगा, यानी कि ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, ज़्यादा मोटा होगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में थिक कहते हैं। तो ब्लड जब थिक होगा तो उसका मूवमेंट जो होता है थिक होने की वजह से स्लो हो जाएगा। मूव जो करता है ब्लड सर्कुलेशन में, तो उसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा, जिसके वजह से हार्ट को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, बार बार धड़कना पड़ेगा ताकि ब्लड को पंप कर सके जहाँ उसका ज़रूरत है। उस वजह से क्या हो जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो दिखाया गया है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर। हाइपो का मतलब होता है लो और टेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, यानी कि हाइपो का मतलब हो गया, हाइपोटेंशन का मतलब हो गया लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का मतलब हो गया हाई ब्लड प्रेशर। तो हाइपोटेंशन इसलिए होगा क्योंकि ब्लड आपका क्या हो गया है, गाढ़ा हो गया है, ब्लड आपका बहुत थिक हो गया है पानी का मात्रा कम होने की वजह से, और इसलिए ब्लड आपका मूव कम कर रहा है। ब्लड का प्रेशर जो आर्टरी होता है, आर्टरी का वॉल में जो प्रेशर मारता है उसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, उसी ही कंडीशन को आपका हाइपोटेंशन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का मतलब हो गया फीवर, तो उस कंडीशन में पेशेंट को फीवर भी होगा। और उसके बाद नेस्टिग्मस। नेस्टिग्मस का मतलब होता है एबनॉर्मल कंट्रोल या एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ आई। आपका आंखों का जो मूवमेंट होता है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो एबनॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मली जो हम लोग ब्लिंक करते हैं, अपने आंखों को बंद करते हैं और खोलते हैं, वो जो नॉर्मल होता है उससे एबनॉर्मल हो जाएगा, ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, जिस कंडीशन को ही आपका नेस्टिग्मस कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि आपका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है या फिर आप कह सकते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स है, वो सारा आप लोग देख लिए। अब उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना होगा, तो आप लोगों को पढ़ना होगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसे आपका यहाँ पे दिया गया है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पहला है आपका यूरिन टेस्ट, यानी कि इसमें यूरिन टेस्ट किया जाएगा, जिसमें यूरिन का अमाउंट मेजर किया जाएगा। इसमें यूरिन का जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, यूरिन का अमाउंट जो होता है वो कम होने के कंडीशन को ही आपका वॉलिग यूरिया कहा गया है। यहाँ पे जो बताया गया है वॉलिग यूरिया, तो वॉलिग यूरिया का कंडीशन आप तभी बोल सकते हैं जब यूरिन को मेजर किया जाएगा और उसे टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो दिखाया गया है कि डार्क इन कलर, जो यूरिन का कलर होता है वो डार्क हो जाएगा, डार्क का मतलब काला, काला जैसा कलर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है प्रेजेंट एसीटोन। एसीटोन का प्रेजेंट होगा, यानी कि यूरिन में एसीटोन
प्रेजेंट होगा। अब एसीटोन प्रेजेंट होने का कारण क्या है, तो इसका कारण जानने के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस आप लोगों को जानना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉडी में आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका इनटेक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको वोमिटिंग हो रहा है। वोमिटिंग होने की वजह से आपका बॉडी से जो भी खाना आप खाते हैं वो बाहर निकल जाता है। अब खाना बाहर निकल जाता है जिसकी वजह से आप वोमिटिंग की वजह से हो या खाना बार बार बाहर निकल जाता है, तो उस कंडीशन में, वोमिटिंग की कंडीशन में आपको एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, यानी कि आपको भूख नहीं लगेगा, आप खाना नहीं खा पाओगे। तो खाना नहीं खा पाओगे इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो नहीं चाहिए। आपको बॉडी को एनर्जी हर टाइम चाहिए ही चाहिए, चाहे आप खाना खा के लो या फिर आपका बॉडी में जो स्टोरेज है उसको ख़त्म करो। तो आप जब खाना नहीं खा पा रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में क्या स्टोर होता है, ग्लूकोज स्टोर होता है। उसे क्या करेगा, बर्न करेगा, उसे बर्न करके उसका यूज करेगा। वो जैसे ही खत्म होगा तो आप उसके बाद आप क्या यूज करेगा, आप खाना तो नहीं खा पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका बॉडी में जो भी फैट प्रेजेंट होता है फैट को यूज करेगा। फैट को जब यूज करना शुरू करेगा तो उस कंडीशन में एसीटोन बनेगा, जो आपका क्या करेगा, आपका ब्लड में प्रेजेंट होगा, आपका यूरिन में प्रेजेंट होगा। उस कंडीशन में आप पता कर सकते हैं कि आपका बॉडी में फैट का बर्निंग हो रहा है, आपका फैट लॉस हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है डिक्रीज क्लोराइड, यानी कि जो भी बॉडी में क्लोराइड का अमाउंट होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब जब क्लोराइड का अमाउंट डिक्रीज होगा तो उसे भी मेजर किया जा सकता है, कहाँ, यूरिन टेस्ट में। उसके बाद दूसरा टेस्ट यहाँ पे लिखा है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या क्या मेजर किया जाएगा, तो ब्लड टेस्ट में कई चीज़ मेजर किया जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है हाइपोकैलेमिया। अब हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या होता है, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हाइपो का मतलब होता है लो, यानी कि कम। कैलेमिया का मतलब हो जाएगा आपका पोटेशियम। अब यहाँ पे कैलेमिया का मतलब आप दूसरा मत समझ लेना, के से पोटेशियम होता है, के से डिनोट किया जाता है पोटेशियम को, इसलिए यहाँ पे लिखा गया हाइपोकैलेमिया, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम को ही आपका हाइपोकैलेमिया कहा जाता है। तो बॉडी में जो पोटेशियम का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, उस कंडीशन को हाइपोकैलेमिया कहा गया है। अब यहाँ पे दूसरा दिखाया गया है कि हाइपोनेट्रीमिया। अब हाइपोनेट्रीमिया तो एन से क्या होता है, सोडियम होता है, Na से, तो यहाँ पे जो सोडियम का लेवल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, उसी कंडीशन को हाइपोनेट्रीमिया कहा गया है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है आपका हाइपोक्लोरेमिया। हाइपोक्लोरेमिया मतलब आपका बॉडी में जो क्लोराइड होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो यहाँ पे मैंने लिखा है क्लोराइड का अमाउंट, क्लोराइड का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाएगा नॉर्मल से, उस कंडीशन को ही आपका हाइपोक्लोरेमिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है एलेप्टी टेस्ट, यानी कि एलेप्टी टेस्ट परफॉर्म करना होगा। एलेप्टी का मतलब होता है लीवर फंक्शंस टेस्ट, तो एलेप टेस्ट यानी कि लीवर फंक्शंस टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। लीवर फंक्शंस टेस्ट परफॉर्म क्यों किया जाएगा, अगर लीवर फंक्शंस टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन का मात्रा बढ़ रहा है या फिर लीवर का फंक्शंस जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। क्योंकि लीवर का फंक्शंस एबनॉर्मल होने की वजह से बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जॉन्डिस का सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो उसके लिए लीवर फंक्शंस टेस्ट करना होगा। उसके बाद ईसीजी करना होगा। अब ईसीजी इसलिए करना होगा क्योंकि हाइपर यानी कि जो हार्ट का जो रेट होता है वो हाई हो जाता है, जिसे आपका टेकीकार्डिया कहा गया है। तो टेकीकार्डिया को मेजर करने के लिए आपका ईसीजी किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है आई एग्जामिनेशन। आई एग्जामिनेशन इसलिए कहा गया है या आई एग्जामिनेशन इसलिए करना है क्योंकि इस कंडीशन में जो हाइपरिमेसिस होता है, इस कंडीशन में आई का जो मूवमेंट होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसे नेस्टिग्मास के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। इस तरह से आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करना होगा। इसके अलावा अगर आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो इसके अलावा आप लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, इससे पहले ही आप ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, ये दोनों आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा ये तीनों या यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये सारा चीज़ आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन को जानने से पहले आप लोगों को मैनेजमेंट देखना होगा, यानी कि मैनेजमेंट आप मैनेज कैसे करोगे। अगर किसी पेशेंट को हाइपरिमेसिस ग्रेविटिरम हुआ है तो उसे मैनेज कैसे करना है, उसे ट्रीट कैसे करना है, उसे क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, वो पहले जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है
मैनेजमेंट में हॉस्पिटलाइजेशन, अगर किसी भी पेशेंट को हाइपर वोमिटिंग हो रहा है, यानी कि हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम हुआ है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है जिसे सीवियर वोमिटिंग कहा जाता है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है। क्योंकि घर में आप प्रॉपर रूप से जो न्यूट्रिशन होता है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, 24 आवर्स के लिए वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होगा। जैसे आप पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करोगे तो पेशेंट को क्या दिया जाएगा, पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स दिया जाएगा 3 लीटर पर डे के हिसाब से 3 लीटर दिया जाएगा एक दिन में कम से कम। और जो आईवी फ्लूइड दिया जाएगा उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें होगा आपका 5% डेक्सट्रोज होगा और हाफ 5% डेक्सट्रोज होगा, यानी कि 1.5 लीटर, और हाफ हो जाएगा आपका क्या, आरएल, जिसे रिंगर लैक्टेट कहा जाता है, रिंगर लैक्टेट प्रोवाइड कराया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि फर्स्ट 24 आवर्स किसी भी पेशेंट को अगर हाइपरिमेसिस ग्रेविड्रम हुआ है तो इसका मतलब हाइपर वोमिटिंग, यानी कि एक्सेसिव वोमिटिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट 24 आवर्स के लिए पेशेंट को ओरली कुछ भी नहीं देना है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट 24 आवर्स नील पर ओरल, यानी कि माउथ से कोई भी खाना कुछ भी पीने के लिए नहीं देना है, जो भी देना है आईवी के थ्रू देना है, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी वोमिटिंग हो रहा है। अगर कुछ आप देते हो खाने के लिए तो फिर से वोमिटिंग होगा और ये और भी इंक्रीज होगा। तो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट 24 आवर्स के लिए माउथ के थ्रू ओरली कुछ भी नहीं देना है। इसके अलावा कई मैनेजमेंट है, यानी कि जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है वो मैं आप लोगों को ऊपर लिख के अभी दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आप लोगों को ऊपर लिख के बताता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जो मैनेजमेंट आप लोगों को दिखाया गया, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आपको क्या करना होगा, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि मेडिसिन क्या क्या देना होगा अगर किसी पेशेंट को हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रम हुआ है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो एंटीइमेटिक्स देना होगा। अब एंटीइमेटिक्स क्या है वो पहले ही मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंटीइमेटिक्स यानी कि वोमिटिंग को रोकने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है उसी को एंटीइमेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि एमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग। अब एमेसिस को रोकने का दवा को क्या कहेंगे, एंटीइमेटिक्स कहेंगे। तो एंटीइमेटिक्स के रूप में आपको कौन सा मेडिसिन देना होगा, तो एंटीइमेटिक्स के रूप में आपको देना होगा प्रोमेथाजिन। अब प्रोमेथाजिन जो मेडिसिन होता है, प्रोमेथाजिन मेडिसिन आपको मार्केट में फिनरगन 250 mg के नाम से मिलेगा। फिनरगन नाम से जो आपको मेडिसिन मिलेगा वही क्या होगा, आपका प्रोमेथाजिन है। प्रोमेथाजिन के अलावा आपको अगर दूसरा मेडिसिन देना पड़े तो आप दे सकते हैं ट्राइफ्लोप्रोमाजिन, जो आपका 10 mg का होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है BID TID। BID का मतलब होता है 2 बार, यानी कि ट्वाइस पर डे, यानी कि 2 बार दिन में, या TID अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है 3 बार एक दिन में। एक दिन में 3 बार का मतलब TID, और BID का मतलब होता है वाइस इन डे। तो 2 बार देना होगा या 3 बार देना होगा वो डिसाइड करेगा डॉक्टर पेशेंट का जो कंडीशन होता है सिवियरिटी देख के। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोकॉर्टिसोन, जो हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है वो भी देना पड़ सकता है मेडिसिन। किसको, पेशेंट को, वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा और डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करेगा उन पे डिपेंड करेगा। तो अगर जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया हाइड्रोकॉर्टिसोन, तो हाइड्रोकॉर्टिसोन के रूप में आप दे सकते हैं प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन हाइड्रोकॉर्टिसोन का ही एक मेडिसिन होता है, उसका नाम आपको मिलेगा मार्केट में प्रेडनिसोलोन के नाम से, वो आपको उपलब्ध होगा। उसके बाद यहाँ पे होम रेमेडीज़, यानी कि घर में क्या क्या ट्रीटमेंट घर से आप करा सकते हो, घर से क्या क्या ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। तो होम रेमेडीज़ में जो जिंजर होता है, जिसे अदरक के नाम से जाना जाता है हिंदी में, वो दे सकते हो। उसके अलावा क्लोव्स, जो लौंग के नाम से आप लोग जानते हो हिंदी में, लौंग दे सकते हो। उसके अलावा जो फिनल सीड होता है, फिनल सीड आप लोग देखे होंगे। फिनल सीड अगर नहीं देखे हैं तो डिस्प्ले में आप लोगों को साइड में दिखाया गया है, इसी को आपका फिनल सीड कहा जाता है। इसे आप लोग दे सकते हैं, इससे आपको जो पेशेंट होगा उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन से पहले यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे दिखाया गया है सप्लीमेंट्स। जो सप्लीमेंट्स होता है, पेशेंट को सप्लीमेंट्स भी देना होगा ताकि पेशेंट का जो सेहत है वो जल्द से जल्द सेहत अच्छा हो जाए। उसके लिए सप्लीमेंट में आयरन दे सकते हैं, उसके अलावा फॉलिक एसिड दे सकते हैं, और विटामिन बी जो होता है ना कि बी कम्प्लेक्स दे सकते हैं सप्लीमेंट के रूप में, एज ए सप्लीमेंट के रूप में। उसके बाद जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कॉम्प्लिकेशन में जो न्यूरोजेनिक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उसे कहा जाता है आपका वार्निक्स एन्सेफेलोपैथी। वार्निक्स एन्सेफेलोपैथी, यानी कि मैंने यहाँ पे वार्निक्स लिखा है, एन्सेफेलोपैथी नहीं लिखा है। अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एन्सेफेलोपैथी। वार्निक्स एन्सेफेलोपैथी कहा जाता है, जो आपका क्या होगा, तो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उससे क्या करता है, डैमेज कर देता है। उस कंडीशन को ही आपका वार्निक्स एन्सेफेलोपैथी कहा जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा,
पेशेंट प्रॉपर रूप से अपना बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगा, उस कंडीशन को ही आपका वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी कहा जाता है। ये सब क्यों होता है? पेशेंट के बॉडी में जो इनर इन्वायरमेंट होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि पेशेंट का बॉडी बहुत ही डिहाइड्रेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे पेरिफेरल न्यूराइटिस वर्निक्स जो एन्सेफेलोपैथी है, इसके बाद पेरिफेरल न्यूराइटिस होगा, यानी कि जो पेरिफेरल नर्व होता है जैसे हाथ और पैर, वो नमनेस हो जाएगा, यानी कि आपका हाथ और पैर लगेगा कि काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन को ही कहा जाता है पेरिफेरल न्यूराइटिस। उसके बाद इसके बाद ही क्या बन जाएगा? आपका कॉर्साकॉप्स का कंडीशन बन जाएगा। तो इस तरह से कई कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकता है अगर हाइपरइमेसिस का ट्रीटमेंट प्रॉपर रूप से नहीं किया गया है। तो उम्मीद है कि आज का जो वीडियो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हाइपरइमेसिस ग्रेविड्राम, इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।